वेलकम बैक टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री की थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल्स। अकॉर्डिंग टू मी, इंडियन हिस्ट्री की तीन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जिनसे कि इंडियन हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो सकता था। लेट्स डिस्कस। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बैटल थी वो थी सेकंड बैटल ऑफ तराई 1192 में। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी ये। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1191 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई थी, इसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया, है ना। अगले साल ये ज़्यादा प्रिपेयर होके आया, मोहम्मद गोरी ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेटेजी और स्किल के साथ आया, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, तो ये ऐसी बैटल थी, यहाँ से आगे की इंडियन हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई। देखो, अगर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो इंडिया में जो हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई 1206 से, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, है ना, ऐसे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, 1947 में जाके फ्रीडम मिली। अब देखो कितना लंबा समय है ना, लगभग 750 साल, है ना, गुलामी रही। अगर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो शायद यहाँ से 1192 से इंडिया का फ्यूचर कुछ अलग होता। बट हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बैडली बाय मोहम्मद गोरी। फिर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने 1200, एक मिनट, इससे पहले के इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मोहम्मद गोरी का यहाँ पे सपोर्ट किया कन्नौज के जो राजा था जयचंद ने, अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गोरी का सपोर्ट किया कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने में। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गोरी ने फिर जयचंद को भी हरा दिया, है ना, 1194 में, है ना, इन द बैटल ऑफ चंदावर, है ना। तो जयचंद भी मारा गया, है ना। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, तो मोहम्मद गोरी हरा के वापस चला गया, है ना। तो अपना एक पप्पेट बिठा दिया, जैसे भाई मेरे बिहाफ में आप राज करोगे, और वो तो इसका था ही स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का जो है राजपाट देके वो चला गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले तो मोहम्मद गोरी के अंडर में इंडिया का वो संभालता रहा, नॉर्थन इंडिया में इसका जो राज्य था। लेकिन मोहम्मद गोरी जैसे ही 1206 में वहां पे मार दिए गए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, मतलब, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना ही राज्य स्टेब्लिश कर दिया इंडिया में, स्लेव डायनेस्टी मतलब ये कहलाई, क्योंकि वो स्लेव था मोहम्मद गोरी का, इसलिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट करी। तो यहां से कहानी शुरू होती है इंडिया में मुस्लिम रूल की। ठीक है, 1192 से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चले गए थे मोहम्मद गोरी, लेकिन 1192 से 1206 के बीच में, है ना, 1192 से लेके 1206 के बीच में वो मोहम्मद गोरी का पप्पेट के रूप में ऐसे ही काम कर रहा था। ठीक है, उसका स्लेव था वो। लेकिन 1206 में जैसे वहां पे मोहम्मद गोरी जो हम मारा गया, तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी इंडिया में। ठीक है, उसके बाद तो फिर कहानी आपको पता ही है, दिल्ली सल्तनत चलती रही, फिर मुगल्स आए, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये एक ऐसी बैटल थी, अगर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते तो शायद इंडिया का फ्यूचर कुछ और होता। इसलिए मेरे हिसाब से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, अब बोलेंगे सर पहली पानीपत की पहली लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट थी। पहली इंपॉर्टेंट थी, बट उसमें फॉरेन रूल ही चेंज हुए, इंडिया का उसमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला था नहीं। ठीक है ना,
बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को हराया था, तो लोदी डायनेस्टी से वो ये मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होगी, है ना। तो इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं था। उससे इंपॉर्टेंट ये थी जहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो सकता था, बट अगेन हुआ नहीं। लेट्स डिस्कस, ठीक है। पानीपत की सेकंड बैटल में एक्चुअल किसके बीच हुई थी? बहरम खां ऑन बिहाफ अकबर। अकबर नहीं लड़ा इसमें, इसमें कहते हैं अकबर और हेमू, हेमू विक्रमादित्य है ना, इसके बीच में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर और हेमू के बीच में, बट अकबर नहीं लड़ा था। अकबर उसमें छोटा बालक था, है ना। बहरम खां इसका जो कमांडर था, बहरम खां और हेमू, इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। हेमू जो था वो शेर शाह सूरी, जो सूर डायनेस्टी थी, ये भी अफगानी थे, ठीक है। सूर डायनेस्टी में ये भी इनके कमांडर थे, मिलिट्री जनरल थे, और 22 बैटल्स जीत चुके थे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़े फेमस थे, हिंदू राजा थे, ठीक है। तो इसने भी अपने आप को लास्ट में इंडिपेंडेंट करके, है ना, तो अपना ये भी एक राजा के रूप में स्टेब्लिश हो चुके थे। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो क्या था, बाबर आए इंडिया में, है ना। पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 में, है ना, उसने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी, 1530 में वो एक्सपायर हो गई। हुमायूं उनके बेटे थे बाबर के। हुमायूं का जो था उस समय, ये सूर, जो शेर शाह सूरी मार्ग हम कहते हैं, सूर डायनेस्टी के, इनकी और हुमायूं की बैटल हुई, बैटल ऑफ चोशा 1539 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हुमायूं बुरी तरह से डिफीट हो गए, ठीक है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया बैटल ऑफ चोशा में, और वो कैसे न कैसे अपनी जान बचा के हुमायूं जो है वो ईरान भाग गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1539 से लेके 1555 तक ये सूर डायनेस्टी रही इंडिया में। ये ब्रेक हो गया, मुगल एम्पायर अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ था पूरी तरह से, मतलब, ठीक है, क्योंकि हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। उसने 1555 में फिर हुमायूं आया, क्योंकि जो शेर शाह सूरी के डिसेंडेंट थे, है ना, उनमें आपस में लड़ाई हो रही थी राज्य को लेके, अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन थी। इसका फायदा उठाया हुमायूं ने, और वापस उन्होंने अटैक किया, बढ़िया सेना वेना लेके तैयारी करके आए, तो रिकैप्चर कर लिया उसने लाहौर और दिल्ली को, बाय डिफीटिंग द सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। सिकंदर शाह सूरी को हरा के हुमायूं वापिस आ गए 1 साल बाद, फिर जो है वो मर गए, और अकबर जो है गद्दी पे बैठे। और अकबर जब उसमें छोटे थे, तो उनके बिहाफ में बहरम खां और हेमू विक्रमादित्य के बीच में 1526 में ही हुमायूं जस्ट आए थे। 1 साल बाद ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। यहां भी हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो सकता था। यहां भी अगर इस बैटल का रिजल्ट कुछ और होता तो। कैसे? हेमू को कहते हैं कि ये लास्ट हिंदू सम्राट थे, और आप देखिए 1555-56 में दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। दिल्ली नॉर्थ इंडिया में हेमू विक्रमादित्य का राज आया था। स्लेव डायनेस्टी 1206 में चली, ठीक है, 1206 से 1556 आप देख लीजिए, ठीक है। लगभग 350 सालों के बाद, ठीक है, कोई हिंदू राजा बना था इंडिया में, दिल्ली की गद्दी में। दिल्ली में कोई हिंदू राजा स्टेब्लिश हुआ था, बट वो हो नहीं पाया। दिस इज द बैटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इसमें हेमू विक्रमादित्य जो है वो हरा दिए गए। एक्चुअली विक्रमादित्य टाइटल दिया जाता था, जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जीत के, है ना, एक पार्टिकुलर वो था क्राइटेरिया, तो विक्रमादित्य को टाइटल मिला था, ठीक है। हेमचंद्र इनका नाम था, हेमू, ठीक है, इनको हेमू कहते थे। तो इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स, है ना, फॉट बिटवीन हेमू एंड बैरम खां ऑन बिहाफ ऑफ अकबर। तो इसमें बड़ी ट्रेजेडी हुई, है ना। ये हाथी पे बैठे थे, हेमू अपनी सेना को लीड कर रहे थे, बड़े ताकतवर थे उस समय, और कोई तीर आता है और इनकी आंख में लग जाता है, आंख से आर पार निकल जाता है, और ये अपना बेहोश होके हाथी से नीचे गिर जाते हैं। और जब सेना देखती है कि लीडर है नहीं हाथी पे, तो पैनिक हो जाती है, और फिर वो हार जाते हैं, और फिर ये मरे पाए जाते हैं, ठीक है। तो बड़ी ट्रेजेडी हुई है।
हालांकि सेना इनकी ज़्यादा ताकतवर थी और बट ये हार गए। तो हिस्ट्री को कुछ और ही मंजूर था हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये हार गए, तो फिर आपको पता ही आगे का, तो अकबर ने, है ना, किस तरह से मुगल एम्पायर को फर्दर स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। अब तीसरी, वो भी इतनी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है, देखते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये भी अफगानी थे, अफगान से आते हैं। मराठा उस समय एक पावर थे इंडिया में, बहुत बड़ी पावर थी। मैं तो कहता हूँ कि अगर इंडिया में इस समय कोई पावर थे, ठीक है, 1761, ठीक है, इस समय की बात कर रहा हूँ मैं, अपने पीक पे थी मराठा पावर, ठीक है। आप आज के महाराष्ट्र एरिया से लेके ये दिल्ली तक आ गए थे, मतलब, ठीक है, दिल्ली जीतने ही वाले थे बस ये, ठीक है, दिल्ली जीतने ही वाले थे। तो देखते हैं इस बैटल के बारे में, ठीक है। तो मराठा जो पावर थी वो अपने पीक पे थी इंडिया में, है ना, इस समय पे। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान से आते हैं, मराठों को हराते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मराठा जो पावर थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक। अब इसके पीछे हम इसके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट देखेंगे। एक तो कि मराठा के कंटेम्परेरी जाट भी थे और राजपूत भी थे, और एक क्रिटिसिज्म होता है बहुत, इस पे मूवी भी बनी है कि जाटों ने साथ नहीं दिया, है ना, या राजपूतों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मराठा बस जीत ही गए थे, है ना, फॉरेन पावर के अगेंस्ट में। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि उस समय छोटे जो भी ये राजा होते थे, किंगडम होते थे इनके अपने अपने छोटे छोटे, ये अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट वो था नहीं। मराठे भी इनकी हम इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मराठाओं ने राजपूतों को भी हराया था, और जाटों के साथ भी इनके वार हुए थे, और मराठों के साथ भी, राजपूतों के साथ ज़्यादा हुए थे मराठों के। कहने की बात यह कि उस समय मराठा जो पावर पीक पे थी, इनके जो कंटेम्प्रेरी इंडिया के जो राजा थे या हिंदू राजा थे, इनकी किसी से भी नहीं बनती थी, इन्होंने सबके साथ इनकी लड़ाइयाँ हो रखी थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, इनके सबको डिफीट कर रखा था, है ना। अगर ये इस बात पे सपोर्ट मांगते कि फॉरेन पावर के अगेंस्ट हमें लड़ना है एक होके, तो शायद पिक्चर कुछ अलग होती, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। राजपूतों को इन्होंने बड़े ही बैडली ट्रीट किया मराठाओं ने, इसलिए राजपूत और मराठाओं की आपस में बनती नहीं थी, ठीक है। इवन अहमद शाह अब्दाली आया, रोहिल्ला वगैरह उस समय जो यूपी का जो एरिया है ना, तो इस एरिया में रोहिल्ला जो थे, अदर जो मुस्लिम राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने इवन की 3-4 राजाओं ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, ठीक है। मराठाओं के सपोर्ट में इंडिया का कोई राजा, किसी भी राजा ने या किसी भी किंगडम ने इनका सपोर्ट नहीं किया मराठाओं का अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में। अगेन रीजन उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए, उसी हिस्ट्री के उसी टाइम पे, यहाँ पे जाके, न कि आज के टाइम पे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगेन मराठा जो लड़ रहे थे वो अपने मराठा किंगडम के लिए लड़ रहे थे, इसको एक्सपेंड करना चाह रहे थे, दिल्ली तक आना चाह रहे थे। राजस्थान में राजपूत थे, मराठा इनको भी डिफीट करते हुए आ रहे थे, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मराठा और राजपूतों में भी राइवलरी थी, ठीक है। जाटों के साथ भी इनकी नहीं बनती थी, तो ये रीजन था राजपूत और जाटों का इनको सपोर्ट न करना। क्योंकि अगर ये जीतते तो फिर जो थोड़े बहुत रजवाड़े बचे थे या जाटों के किंगडम थे, ये इनको भी खत्म करने वाले थे। तो सब अपने लिए लड़ रहे थे उस समय, कहने की बात ये है। तो दिस इज द रीजन, ये कॉन्टेक्स्ट है, उस समय के कंटेम्प्रेरी एंगल से हमें देखना पड़ेगा, है ना। अब सबके अपने अपने रीजन थे, अपने अपने एंगल थे। ये रीजन था कि जाट और राजपूतों ने मराठाओं का साथ क्यों नहीं दिया, है ना। अगेन अब यहाँ पे विनर कौन हुआ? अहमद शाह अब्दाली आया, मराठाओं को हरा के चला गया। अब आप देखिए लक किसका यहाँ पे चमका। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब बोलोगे ये कहाँ से पिक्चर में आ गई? बड़े स्मार्ट लोग थे, डायरेक्ट कभी लड़ते नहीं थे, सिचुएशन देख के काम करते थे, ठीक है। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीत के सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल में अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर चुके थे। बंगाल से स्टार्ट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल में अपना
जो है एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पे इस साइड में जाके लड़ने की। ये जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट और साउथ साइड था, क्योंकि मराठा एक बड़ी पावर थे, है ना। उधर राजपूत थे, जाट थे और मराठा थे जो साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना, इनसे लड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करे इनके साथ, स्पेशली मराठा जो सबसे बड़ी पावर थी उस समय इंडिया में। तो देखो हुआ क्या, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आते हैं, मराठा को हरा के बुरी तरह से बैडली हरा के चले जाते हैं। मराठा पावर का एंड हो जाता है वहाँ पे, ये प्लासी की लड़ाई जीत के अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। मराठा पावर का तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है इंडिया में, उसका फायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से आगे बढ़ती है अभी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है बैटल ऑफ प्लासी से, फिर बैटल ऑफ बक्सर, और फिर अगेन आपको पता ही है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, ठीक है। इससे क्या डिसाइड हुआ, इससे मराठा पावर का एंड हुआ, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता साफ हुआ। यानी कि इंडिया की गुलामी अब किसी और के दो, मतलब किसी और के हाथों में इंडिया की बागडोर जानी थी। गुलामी तो इंडिया की कंटिन्यू चली आ रही थी, बस गद्दी पे कौन बैठेगा वो चेंज होता आ रहा था, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मतलब अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करने वाली थी, इसलिए ये लड़ाई जो है इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर यहाँ पे मराठा जीत जाते, ठीक है, अगर वो, ठीक है, राजपूत और जाटों को भी पूरे इंडिया में भी अपना इस्टेब्लिश कर लेते, बट फिर भी वो फाइनली थे तो अपने इंडियंस, है ना, और उनका ही राज होता तो बड़ी अच्छी बात थी, है ना। अगेन इंडिया के राजा का, हिंदू का, है ना, उनका साम्राज्य स्टेब्लिश होता, यानी कि इंडियन साम्राज्य स्टेब्लिश होता, फॉरेन पावर एलिमिनेट होती, और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी फिर यहाँ अपनी पाँव नहीं जमा पाती, ठीक है। तो शायद हमारी ज़्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ से तो इंडिपेंडेंस मिल ही जाती, हम यहाँ से मान लेते 1761 से मराठा जीत जाते, तो चलो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ पाती, फॉरेन पावर कोई नहीं आ पाती, है ना, है ना। हम 200 साल पहले और लगभग 200 साल पहले और आज़ाद हो जाते, बट अगेन ऐसा नहीं हुआ। मराठा उस समय जो पावर थी पीक पे, बैडली डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली, हरा के भाई साहब लूट लाट के माल अपना ये वापस भी चले गए। तो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, अब इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि इंडिया में कोई पावर रही नहीं थी उसमें। बाकी राजपूत और जाटों को और अन्य जो छोटे किंगडम थे, है ना, मराठाओं ने की सबसे बनती नहीं थी, सबसे लड़ाइयाँ चल रही थी, सबको हरा रखा था, तो बाकी इतने पावरफुल भी नहीं थे, ठीक है। ये पावरफुल थे, इनको बाहर से अहमद शाह अब्दाली आए, हराया और चले गए, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। अब कोई बड़ी पावर रही नहीं थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा ले सके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसे राइज स्टार्ट होता है। यानी कि देखिए, इंडिया की जो गुलामी थी वो कंटिन्यू चली आ रही है, बस रूलर बदलने वाला था, तो इस बैटल से रूलर चेंज हुआ, है ना। रिजल्ट कुछ और होता तो शायद हिस्ट्री भी कुछ और होती, इसलिए मेरे हिसाब से ये थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री थी। तो आई होप आपको आप समझे होंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री बैटल्स वी हैव डिस्कस। थैंक यू।